हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम जो एचटेट टीजेटी साइंस का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 13 क्वेश्चन लग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 14th क्वेश्चन और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच द फ्लोविंग मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू इन व्हीकल। मतलब व्हीकल के अंदर जो हम साइड में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं ताकि बैक साइड के व्हीकल हमें दिखाई दे। वो कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, या दोनों यूज करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कन्वेक्स मिरर जो होता है वो व्हीकल में साइड मिरर की जगह यूज होता है। मतलब साइड मिरर मतलब होता है कि जो व्हीकल है आपकी साइड में जो मिरर लगे होते हैं रियर व्यू इन व्हीकल, ताकि पीछे के जो व्हीकल है वो आपको दिखाई दे सके। वो क्यों यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर? इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज़्यादा मतलब वाइड देख सकते हो, मतलब ज़्यादा एरिया लगा आप ऑब्जेक्ट्स को या व्हीकल को देख सकते हो। और ये इरेक्ट इमेज बनाता है। हमें पीछे की कोई भी गाड़ी अगर दिखाई देगी, अगर वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो टायर ऊपर दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है ये इरेक्ट इमेज बनाता है। और डैमनिस्ट मतलब छोटे साइज़ की इमेज बनाता है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी ही बड़ी थोड़ी दिखाएगा मिरर में, तो मिरर उसकी छोटी इमेज दिखाता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका फील्ड ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये इरेक्ट और डैमनिस्ड इमेज बनाता है। ये भी एक मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसको हम यूज कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, लार्ज लार्ज होता है फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज़्यादा एरिया लगा आप उसको देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये इरेक्ट इमेज बनाता है, डैमनिस्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आप उसको एक रियर व्यू मिरर की जगह यूज करते हो या साइड मिरर की जगह यूज करते हो व्हीकल में। तो क्यों? क्योंकि देखो वाइड फील्ड ऑफ व्यू है तो ज़्यादा एरिया लग देख पाओगे। इरेक्ट इमेज बना रहा है तो जो पीछे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी सीधी इमेज बनेगी, और छोटी इमेज बनेगी तभी तो आप मिरर में देख पाओगे। और ये सारी खूबियाँ किस में होती है? कन्वेक्स मिरर में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फ्लोविंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर। मतलब साउंड की जो स्पीड है किस में ज़्यादा होती है ये पूछ रहा है। तो इसका हमें पता है साउंड के केस में जो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे कम होती है गैसियस में। और वैक्यूम में कितनी होती है? साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 0। मतलब साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम में जो साउंड की स्पीड है 0 होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में आप ट्रेवल नहीं करा सकते। अगर वैक्यूम में कुछ आप बोलोगे तो साउंड दूसरे के पास नहीं जाएगी। तो साउंड की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैसियस में। तो एयर तो गैस हो गई, वाटर लिक्विड हो गया, वैक्यूम में होती नहीं है। ग्लास क्या होता है? सॉलिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। और ग्लास कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो ये इसका आंसर है। इसी से रिलेटेड हम लाइट की स्पीड की बात कर लेते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है? लाइट की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, फिर होती है गैसियस में, फिर होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है सॉलिड में। तो सॉलिड के अंदर लाइट की स्पीड सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। और वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम फ्री स्पेस भी लिख देते हैं। लाइट की स्पीड इन फ्री स्पेस में कितनी है, एयर में कितनी है, और वैक्यूम में कितनी है। तो लाइट की स्पीड एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में पूछे तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अदर मीडियम में इससे कम ही होती है। गैस में उससे कम, लिक्विड में उससे भी कम, सॉलिड में सबसे कम होती है। लेकिन साउंड इसका अपोजिट होती है। लेकिन वैक्यूम में कम नहीं होती, वैक्यूम में 0 होती है साउंड की स्पीड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। मतलब लाइट जो है एयर से किस में एंटर कर गई, ये एयर है, इससे लाइट किस में चली गई, एक ग्लास में चली गई। लाइट एयर से कहाँ चली गई, ग्लास में चली गई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5 गिवन है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड इसने दे रखी है जो c के इक्वल होती है। वैक्यूम में कितनी होती है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देखा है हमने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर ये लाइन अगर नहीं लिखता फिर भी हमें याद होना चाहिए कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड कहाँ पे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे पूछ रहा है, ग्लास में। तो जो c है ना उसको डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से। मतलब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इसलिए हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन आ मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब उस मीडियम का, जिस मीडियम में आप लाइट की स्पीड देखना चाहते हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो यहाँ पे। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसको अगर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट की किस में आ जाएगी, उस मीडियम में आ जाएगी। और आपसे किस में पूछ रहा है, ग्लास में पूछ रहा है, तो ग्लास में क्या होगा, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना गिवन था, 1.5। अब इसका हमें यूज नहीं करना, एयर से ग्लास में चली गई, हमें क्या करना है, एयर में और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इतनी तो होती है, यहाँ पे लाइट की स्पीड इतनी है तो ग्लास में कितनी होगी। अगर वो ये नहीं भी कहता, सिर्फ ये कहता कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो इसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट यही कंसेप्ट लगाते। बट इसने एक लाइन और ऐड कर दी कि एयर से ग्लास में जा रही है, अगर वो ना करता तो भी सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन होता। तो c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ बाय 1.5। तो 1.5 को 3 से करोगे तो ये 2 पे कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 2 × 10⁸ बनाए, तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन को। जो ऑप्शन है नॉट मैच्ड, ऑप्शन नॉट मैच्ड, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहे थे एक भी ऑप्शन। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। जो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो इसके आपको मार्क्स मिले होंगे या फिर ड्रॉप हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, मतलब एक ब्लॉक है जिसका मास 5 किलोग्राम है, इज कैप्ट ऑन ए टेबल टॉप, मतलब किसी टेबल की टॉप पे रखा गया है। इफ़ ब्लॉक हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक ब्लॉक है उस ब्लॉक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट 40 सेंटीमीटर है। देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम ऑन द टेबल टॉप, मतलब 5 किलोग्राम के मास के द्वारा टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाएगा ये पूछ रहा है। तो अब देखो मास कितना है 5 किलोग्राम, एल, बी और एच आपको गिवन है, और जी की वैल्यू कितनी कह रहा है लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टेबल के ऊपर आपने जो ब्लॉक रखा है उसकी एल, बी, एच हमने रख ली, एम उसका मास है, एम मास की वजह से नीचे कौन सी फोर्स लगेगी, एम जी फोर्स लगेगी, और कितने एरिया पे लगेगी वो, एल इंटू बी। अगर एल इसकी ये क्या है लेंथ है, बी इसकी ब्रेथ है, तो एम
L इंटू बी जो एरिया होगा, उतने एरिया पे नीचे जो टेबल है उतने ही एरिया पे फोर्स लगेगी mg। और हमें पता है जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमें कहाँ से पता लग गई, mg से, और एरिया हमें कहाँ से पता लग जाएगा, लेंथ और ब्रेथ की गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा जितने एरिया पे ये फोर्स लग रही होगी। तो आपने फोर्स निकाला mg, m कितना है 5 किलोग्राम, और g की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी लेने को कह रहा है 10, तो ये 50 न्यूटन आ जाएगी। और एरिया क्या होगा L इंटू बी, L कितना है 10 और B कितना है 20, सेंटीमीटर में था दोनों तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 इंटू 1/100 इंटू मीटर, आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आंसर किस में थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में थे। तो हमें एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर है स्क्वायर रखा, 200 बटे में ये 1 के साथ फिर 4 जीरो आ जाएगी, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2/100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, या एरिया आ गया जितने एरिया पे फोर्स लग रही है। अब आपको जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या था, फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपकी 50 है, एरिया 2/100 था तो 2 और 100 ऊपर चला जाएगा, और 2 से ये 100 कटेगा 50 आ जाएगा, 50 इंटू 50 2500 आ जाएगा। तो 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ गया। लेकिन जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है जी की वैल्यू इतनी लीजिए। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या है, उसने g की वैल्यू इतनी लिख दी तो ऑप्शन 2500 आ रहा है। लेकिन अगर हम g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आता है। तो इसका मतलब इसने क्वेश्चन में तो g की वैल्यू 10 लेने कह रहा है, लेकिन ऑप्शन उसने किससे बना दिया, 9.8 से बना दिया। तो हम इसका आंसर जो है बी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो वो उसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू 10 लेने को कह रहा है। अगर 10 लेते हैं तो 2500 आता है, लेकिन अगर हमें पता हो जी की वैल्यू 9.8 रखनी होती है तो उससे हम बी आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड का बिकम्स ट्वाइस देन लाउडनेस इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ। मतलब क्या कह रहा है कि जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कंसेप्ट हमें यूज करना है। जैसे हम इंटेंसिटी नहीं कहते, नॉर्मली इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, वो लाइट के एम्पलीट्यूड का जो मतलब कोई भी वेव है उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साउंड के केस में इंटेंसिटी को हम लाउडनेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई भी इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वैसे ही साउंड के केस में जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें जो लाउडनेस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के। तो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस, मतलब आपने जो एम्पलीट्यूड है किसी साउंड का ट्वाइस कर दिया तो लाउडनेस कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने एम्पलीट्यूड दुगुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज़ द राइट आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लाउडनेस और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है, ट्वाइस किया है, तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये थे आपके 18 क्वेश्चंस जो HTET TJT साइंस 2023 में आए हुए थे। मैंने सभी क्वेश्चन को ट्राई किया कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन थैंक यू।